अच्छा, अभी हमने पीछे रियल कांस्टेंट्स की दो फॉर्म्स पढ़ी थी, जो कि हमने डिस्कस की थी कि ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने पढ़ा था कि ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और फ्रैक्शनल फॉर्म, दो फॉर्म्स हमने पढ़ी थी। तो अब हम इनके बारे से बात करेंगे कि पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि जो रियल कांस्टेंट है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होगी। कहते हैं कि ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना रियल कांस्टेंट की, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना जो रियल कांस्टेंट की, वो दो पार्ट्स में होती है। वो क्या होती है, जब भी हम रियल कांस्टेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो वो दो पार्ट्स में होगा, दो पार्ट्स होंगे, टू पार्ट्स होंगे उसके। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से टू पार्ट्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी की बेसिस पर ये यहाँ पे गलती अगर होगी तो ये इन दो पार्ट्स को समझने में तो बड़ा मसला हो जाएगा। और ये जो दो पार्ट्स होते हैं ना, ये इनको डिवाइड करता है एक ई का लेटर दरमियान में आता है, जिसकी बेसिस पर ये दो पार्ट्स जो हैं एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट है उसके डिवाइड हुए होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, जो ई से पहला पार्ट होता है, जो ई के इस साइड पे पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं जी मेंटिसा। और जो इससे इस साइड वाला पार्ट होता है ना, ई से इस साइड वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक हो गया। अब हम रूल्स देख लेते हैं कि रूल्स बनाने के क्या हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट को, जो कांस्टेंट की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसको बनाने के रूल्स क्या हैं। तो कहते हैं जो द मेंटिसा पार्ट एंड द एक्सपोनेंशियल पार्ट शुड बी सेपरेटेड बाय द लेटर ई। तो मैंने आपको बता दिया कि ई लेटर से मेंटिसा पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट के दरमियान में ई लेटर आ रहा होगा। ई लेटर दरमियान में आ रहा होगा, मेंटिसा पार्ट उससे पहले होगा, और ई के बाद एक्सपोनेंट पार्ट होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट का। द मेंटिसा पार्ट में हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हो सकता है कि उसके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा दें रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है या ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और नहीं भी हो सकता। अगर आप नहीं लगाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो पॉजिटिव ही रिप्रेजेंट होगा। ठीक हो गया। जो डिफ़ॉल्ट साइन है ना, जो डिफ़ॉल्ट साइन ऑफ मेंटिसा पार्ट इज़ पॉजिटिव। तो मतलब सपोज कर लें, हमने लिखा है जी कि सपोज कर लें हम लिखा है 3.2e-5। तो ये पार्ट जो है ये क्या है, ये मेंटिसा है। और ये जो पार्ट है -5 ई से बाद, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। बहुत छोटी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर बहुत छोटी वैल्यू है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट हम डिक्लेयर करें उसकी हमने वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ेगा, जो कांस्टेंट की अगर वैल्यू बहुत छोटी है, जो हम कांस्टेंट डिक्लेयर करने जा रहे हैं, जो रियल कांस्टेंट हम डिक्लेयर करने जा रहे हैं, उसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है, वैल्यू अगर वेरी स्मॉल वैल्यू है या वेरी लार्ज वैल्यू है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट डिक्लेयर कर दी है। ठीक है, ताकि हम लंबा ना लिखें, काफ़ी ज़्यादा हमारे पास यूँ डिजिट ना लिखने हों, हम क्या करें उसको शॉर्ट करके सिर्फ इतना सा कर लें। ठीक है, छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू। तो हमें क्या हो गया, एक पार्ट उसका मेंटिसा हो गया और एक पार्ट उसका एक्सपोनेंट हो गया। अब अगली बात, अगर हम इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट अगर इसका कोई साइन नहीं है तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है। अगर इसके साथ हम नेगेटिव या पॉजिटिव का साइन लगा देंगे, अगर नेगेटिव का साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसके साथ पॉजिटिव का निशान लगा देंगे और अगर नहीं भी लगाएंगे तो तब भी ये पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। अब आगे आ जाओ जी कि रेंज ऑफ रियल कांस्टेंट एक्सप्रेशन इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहता है यहाँ पे भी रेंज डिफाइन किया गया एक्सपोनेंशियल, जिस तरह वहाँ पे हमने कांस्टेंट की रेंज डिफाइन की थी और कांस्टेंट को हमने कहा था कि ये 3000 से, जो हमने पीछे रेंज डिफाइन की थी, जिससे मैं आपको बता सकता हूँ, हमने एक रेंज डिफाइन की थी कि कांस्टेंट की रेंज क्या होगी जब 16 बिट कंपाइलर यूज़ हो रहा होगा। 16 बिट जब कंपाइलर यूज़ हो रहा होगा तो उसमें हमने रेंज क्या रखी थी, ये रेंज होगी। ठीक है, इसी तरह अब वो कह रहा है कि जब ये कांस्टेंट होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो इसकी भी एक रेंज डिफाइन होगी है कि कितनी लो से लो वैल्यू हो सकती है और कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ज़रा आप उसके ऊपर गौर कर लें कि वो कितनी से कितनी होगी। जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो होगी -3.4e38 टू 3.2
0.4e38। तो ये रेंज है जिसके दरमियान हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको शो कर दिया है, कुछ और एग्जांपल्स में देख सकते हैं, देख लेते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट। एक है +3.2e-5। दूसरी एग्जांपल हम देख लेते हैं 4.1e8। उसके बाद हम देख लेते हैं 0.2e+3। उसके बाद हम लिख लेते हैं -3.2e-5। तो ये मुख्तलिफ एग्जांपल हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट की। ठीक हो गया। तो ये 4 एग्जांपल में भी मैंने आपको समझा दिया कि इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जी फ्रैक्शनल कांस्टेंट का। तो हमने पहले ही आपको बता दिया था, फ्रैक्शनल कांस्टेंट हमने देख लिए थे। फ्रैक्शनल कांस्टेंट्स ये जो थे ये फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट थे, क्योंकि इसमें हमने यहाँ पे ही पॉइंट लगा के, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि बीच में डेसिमल पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट हमने डिस्कस की थी। ये क्या है? फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है। इसमें इतनी बड़ी वैल्यूज़ को हमने नहीं रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं। जब बहुत छोटी वैल्यू या बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट है, जिसमें ई आ जाएगा और ई के जो लेफ़्ट साइड पे होगा उसको हम मैंटिसा कहेंगे और ई के जो राइट साइड पे होगा हम उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। उसकी एक रेंज है, वो कितनी है? -3.4e⁻38 टू 3.4e⁻38 तक, ये एक रेंज है उसकी। अब हम आखिरी प्राइमरी कांस्टेंट्स पे आ जाते हैं, जो कि कौन से थे? करैक्टर कांस्टेंट। ये फाइनल फॉर्म है प्राइमरी कांस्टेंट्स की। हमने 2 फॉर्म डिस्कस कर ली। एक हमने डिस्कस कर लिया जो सा था इंटीजर कांस्टेंट, उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट की फर्दर 2 टाइप्स थी, फ्रैक्शनल फॉर्म थी और एक उसकी फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये 2 फॉर्म्स थी रियल कांस्टेंट्स की। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में हमने क्या कर लिया था कि 1.22 इस तरह वैल्यूज़, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या कर दिया कि ई का बीच में इजाफा करके ई के लेफ़्ट साइड पे मैंटिसा होगा और ई की राइट साइड पे क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। अब हम बात करेंगे करैक्टर, जो प्राइमरी कांस्टेंट्स का आखिरी कांस्टेंट है, जो प्राइमरी कांस्टेंट की आखिरी टाइप है वो है करैक्टर कांस्टेंट। इसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो करैक्टर कांस्टेंट्स को हम देख लेते हैं, इनके रूल्स क्या हैं। करैक्टर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने के रूल्स क्या हैं? रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग करैक्टर कांस्टेंट्स। A character constant is a single alphabet, a single digit, or a single special symbol enclosed within a single inverted commas. Both the inverted commas should point to the left. For example, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करैक्टर कांस्टेंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कर लें हमने एक कांस्टेंट लिया है x, उसकी जो वैल्यू होगी ना उसमें या एक स्पेशल सिंबल एग्जिस्ट करता होगा, स्पेशल सिंबल हो सकता है। जो हमने रूल्स देखे थे कि सी लैंग्वेज में क्या होते हैं, जो क्या 3 चीज़ों पे सबसे पहले स्टार्ट होती है कि ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स देती है, कुछ स्पेशल इसमें जो से कैरेक्टर्स होते हैं, इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स होते हैं और कुछ हमारे पास डिजिट्स होते हैं। 0 से 9 तक ये डिजिट लेती है, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक इसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स लेती है, और अल्फ़ाबेट्स जिसको हम कहते हैं, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक ये अल्फ़ाबेट्स लेती है और स्पेशल कैरेक्टर्स लेती है। तो उनमें से हमने जब भी ये जो कांस्टेंट होगा इसमें हमेशा ये बात याद रखनी है, इसमें कोई ना कोई एक डिजिट हो सकता है, कोई ना कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, या कोई ना कोई एक स्पेशल अल्फ़ाबेट हो सकता है, जो कि लाजमी है कि उसमें सपोज हम कर लेते हैं x = a, तो इसके ये इन्वर्टेड कोमास में बंद होगा। इन्वर्टेड कोमास में जो इन्वर्टेड कोमास होंगे उनमें ये हमेशा बंद होगा। इसके दोनों साइडों पे इन्वर्टेड कोमास आएंगे और जिनका मुंह लेफ़्ट साइड पे होगा,
जिनका मुंह क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमास का मुंह लेफ्ट साइड पे होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर x इज इक्वल टू ए है या x इज इक्वल टू 1 है तो इसके भी दोनों साइडों पे क्या होंगे, इन्वर्टेड कॉमास होंगे। तो तब जाके ये एक करेक्टर कांस्टेंट बनेगा। बात समझ रहे हैं? द मैक्सिमम लेंथ ऑफ करेक्टर कांस्टेंट मस्ट बी 1 करेक्टर। बात समझ रहे हैं? मतलब ये है कि एक करेक्टर से ज़्यादा ये नहीं हो सकता। जिस तरह मैंने यहाँ पे जस्ट एक ही करेक्टर लिखा है ना, क्योंकि ये करेक्टर कांस्टेंट है, ये सिर्फ एक करेक्टर ज़्यादा। मतलब सपोज कर लें अगर आप कहते हैं जी ए बी और इसको आप सिंगल, तो ये एक करेक्टर कांस्टेंट नहीं है। ये हमेशा एक ही डिजिट होगा इसमें, या डिजिट होगा, या अल्फ़ाबेट होगा, या स्पेशल करेक्टर होगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर स्पेशल करेक्टर के हवाले से आप देखना चाहते हैं, तो अगर हम इक्वल टू एक स्पेशल करेक्टर है सी में, तो इसको अब हम इन्वर्टेड कॉमा से बंद करेंगे तो ये भी एक करेक्टर कांस्टेंट है। तो इसकी 2-4 एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल के तौर पे ए, उसके बाद आई, उसके बाद 5 कर लें और उसके बाद इक्वल टू। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं करेक्टर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करने की। तो ये हमने करेक्टर कांस्टेंट भी डिस्कस कर लिया। जो प्राइमरी कांस्टेंट के जो प्राइमरी कांस्टेंट्स थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए थे, तो तीनों के तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। जो है उसकी फॉर्म्स थी, जो सबसे पहले हमने इंटीजर कांस्टेंट को डिस्कस कर लिया, रियल कांस्टेंट को डिस्कस कर लिया, और अब हमने करेक्टर कांस्टेंट को भी डिस्कस कर लिया। तो ये प्राइमरी कांस्टेंट से जो सी में यूज़ होते थे, और इनकी 3 ही टाइप्स थी।